जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है समास। जी हाँ दोस्तों, हम समास पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें, समास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में पूछा जाए या सीसेट विषय में भी यदि हिंदी सम्मिलित है तो निश्चित तौर पर इससे प्रश्न बनते हैं। तो यही एक प्रमुख कारण है कि हम समास का चयन किए हुए हैं इस वीडियो के लिए। आपको यहाँ पर पहले ही बता दें कि समास में हमें डेफिनेशन से कम और एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को कवर करें। उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लेने से फ़ायदा ये होगा कि जो प्रतियोगी परीक्षा में एक सीधा सा प्रश्न होता है एग्जाम्पल के लिए कि दशानन में कौन सा समास है या लंबोदर में कौन सा समास है या तिराहा या चौराहा में कौन सा समास है, तो इन सभी को हमें ठीक ठाक तरीके से एक सही विकल्प तक पहुंचते बनेगा। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करें। सर्वप्रथम यदि बात की जाए समास के कि समास जो है यह शब्द किससे मिलकर के बना है, तो आपको बता दें कि सम धन आस, ठीक है, सम और आस से मिलकर के बना है समास, जिसमें सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। अर्थात ऐसा कथन जिसे हम संक्षिप्त कर सकें वह समास कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कथन। और आपका यही सीधा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, विकल्प में कहीं ना कहीं होगा संक्षिप्त कथन। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कथन। आगे बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो हमें देखने मिलता है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। डेफिनेशन में आपके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा दोस्तों वो ये कि दो या दो से अधिक शब्दों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा शब्दों, क्योंकि जब हम संधि पढ़ते हैं हिंदी में तो हम पाते हैं, और इसके पहले वाली वीडियो यदि आप देखेंगे तो संधि पर ही है, और उसमें हमने जिक्र किया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो वहां पर वर्ण है और यहाँ पर शब्द है, हमें इसी में फोकस करना है, और एग्जामिनर भी यहीं से काउंटर अटैक करते हैं। तो हमारा यहाँ से एक डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर एक आध अगर हम एग्जाम्पल लें तो उदाहरण के तौर पर है दोस्तों दशानन। और दशानन की यदि हम बात करें तो यह दशानन क्या है? तो दशानन है आपका समस्त पद या सामसिक पद या समासिक पद। तो दशानन जब हम देखते हैं यह जो पद है ये कैसा पद है, तो वास्तव में दोस्तों यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि आखिर यहां हमें क्या देखने मिला। दशानन है क्या? तो दस धन आनंद, ठीक है, दस धन आनंद। इसमें हमने देखा कि भाई एक तो शब्द है दस और एक है आनंद, तो दो शब्दों के मिलने से एक कोई नया शब्द जो बना हुआ है वह सार्थक भी है, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वह सार्थक है तो यह समास के नियमों से बना हुआ है। और अब चूंकि समास के नियमों से बना हुआ है, यही एक प्रमुख कारण है कि हमने इसे क्या नाम दिया? समस्त पद या समासिक पद। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जब दशानन के समास के विग्रह की, तो हम पाते हैं इसका विग्रह है दस है आनंद जिसके। यह क्या दोस्तों? तो यह है इस समासिक पद का समास विग्रह। यहां पर महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो आपको याद रखना है वो है आपका विग्रह शब्द, क्योंकि संधि का हमेशा विच्छेद होता है जबकि समास का हमेशा विग्रह होता है। इसके बाद हमने यहां पर पाया कि भाई दस है आनंद जिसके, और इशारा किसकी ओर है? किसी तीसरे की ओर है। तीसरा कौन? रावण। ये तो हम जानते हैं कि दशानन कौन? रावण। आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि दशानन जो समास है यह बहुब्रीहि समास है। हालांकि आपको बता दें आगे हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। फिलहाल एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग है, जिसमें अभी तक हमने क्या देखा? तो अभी तक हमने देखा हुआ है कि भाई समास जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षिप्त, आस का अर्थ है कथन, अर्थात ऐसा कथन जिसे हम संक्षिप्त कर सकें या जिसके मध्य के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए। जब दो शब्द मिलें और उनके मध्य के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए। अब ये विभक्ति चिन्ह क्या है? तो जैसा कि आपने यहां पर देखा कि भाई एक शब्द तो है दस और एक शब्द है आनंद, और इन दोनों के मिलने से बनता है दशानन। लेकिन यहां पर विभक्ति चिन्हों को यदि हम देखें या किसी और अन्य शब्द को हम देखें तो हम पाते हैं कि है और इसके साथ में जिसके, जिसका क्या हो चुका है? जिसका लोप हो चुका है। लोप अर्थात दोस्तों अब ये यहाँ पर नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं उसमें, ठीक है, मतलब है उसमें लेकिन हमें सीधे तौर पर नहीं दिख रहे हैं हमारे नए शब्द में, जो कि एक सार्थक शब्द भी है दशानन। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जब हम समास का जिक्र करेंगे, समास की जब हम चर्चा करेंगे, तो हमें ऐसे ही जितने भी शब्द हैं उन्हें यहाँ पर संजोना है, कलेक्ट करना है, और उसके बाद हमें इस जंग को जीतना है। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम इस कड़ी में प्रारंभ करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है वो होने वाला है पद को लेकर के। आपको पहले ही बता दें इसी एग्जाम्पल के माध्यम से कि प्रत्येक सामासिक पद में या समस्त पद में आपको दो मुख्य तौर पर पद मिलेंगे, उसके दो भाग मिलेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि दशानन में एक तो आपको दस मिलता है और आनंद मिलता है। तो जब हम बात करें दस की दोस्तों, तो दस क्या है? दस है पूर्व पद, और आनंद क्या है? आनंद है उत्तर पद। क्योंकि एक प्रश्न कुछ इस हिसाब से आपके सामने होगा, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं
कि भाई पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात दोस्तों यहाँ आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पूर्व पद प्रधान है, किसमें? अव्ययी भाव में, या दोनों पद प्रधान है, या दोनों पद अप्रधान है। तो कुछ इस हिसाब से भी आपसे प्रश्न हो सकता है। फिलहाल तो यदि हम बात करें कि हम इसे कैसे पकड़ेंगे, तो उसमें हम ठीक ऐसे ही देखेंगे कि भाई यहाँ हमें दो पद देखने मिलेंगे, एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि पूर्व पद है दस और उत्तर पद है आनंद। तो अब आगे हम बात करते हैं समास के भेद को या समास के प्रकार को लेकर के कि आखिर टाइप्स कितने होते हैं इस समास के। लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जिसे आप नोट कर लीजिए। समास का विलोम होता है व्यास, यानी कि समास का जो विग्रह हम करते हैं, जो एक समासिक पद है, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसे हम या तो समास विग्रह कह सकते हैं या व्यास कह सकते हैं। यह निश्चित तौर पर हालिया एग्जामों में देखने मिल सकता है व्यास। और साथ ही साथ में अब हम देखते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, समास का अर्थ हुआ संश्लेषण और व्यास का अर्थ हुआ विश्लेषण। यानी कि एक में आप क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं, और एक में आप उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा दशानन और 10 है आनंद जिसके। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके भेदों को लेकर के। समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के प्रकार हमें मुख्य तौर पर देखने मिलते हैं 6। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं अव्ययी भाव समास, इसके बाद तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधार एवं बहुव्रीहि समास। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप इसे एक सीक्वेंस से ही नोट डाउन करें, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे नोट कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे उससे पहले नोट करें, ठीक है। तो इसी क्रम में जब हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बहुव्रीहि समास से। बात जब की जाए बहुव्रीहि समास की, तो जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है दोस्तों, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात ना ही उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर कहा कि आप इसमें देखेंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न हो सकता है वो ये कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। और अब जो एक महत्वपूर्ण जो आपको नोट करना है वो ये कि इसमें दोनों पद मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे और यह किसी तीसरे की ओर इशारा होगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने है सबसे पहले लंबोदर। लंबोदर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो आप इसमें देख पा रहे हैं लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। तो यहाँ पर हमें देखने मिला दोस्तों इशारा किसकी ओर है, इशारा है किसी तीसरे की ओर। जबकि हमने जब देखा कि लंबोदर को यदि हम देखें तो लंबा धन उदर, तो इशारा फिर भी तीसरे की ओर जा रहा है। लंबा है उधर जिसका, कौन? गणेश भगवान। यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है वो ये है कि भाई इसमें आपको मुख्य तौर पर भगवान के नाम देखने मिलेंगे। हालांकि हम बात करें आगे जो हमारा एग्जाम्पल है वो है दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात दोस्तों यहाँ पर कौन हुआ आपका? रावण, ठीक है। ठीक ऐसे ही आगे यदि हम बात करते हैं तो चक्रपाणी, विग्रह है, चक्र है पाणी में जिसके, और इसका आंसर होगा विष्णु, ठीक है। मतलब इशारा किसकी ओर है? विष्णु जी की ओर है। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने शुरुआत की थी कि दोनों पद अप्रधान होंगे और अप्रधान होने के साथ साथ इशारा किसी तीसरे की ओर होगा, तो वैसे ही हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में देखने मिल रहा है। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि भाई यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, तो इसी एग्जाम्पल की श्रेणी में आपके सामने है अगला चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन है? तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, और ये भुजाएं हैं विष्णु जी की। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। ठीक ऐसे ही पंकज, पंक में पैदा हो जो, कमल। कमल जो है दोस्तों पंख में, पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में पैदा हुआ है। अगले की यदि हम बात करें तो गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, और कौन है ये हैं श्री कृष्ण जी, ठीक है। फिर है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, ठीक है, कृष्ण। आगे बात की जाए तो निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, राक्षस, चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें, यानी कि माला, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, और ये किसके हैं? ये है शिव जी के। ठीक ऐसे ही अगला है विषधर, विष को धारण करने वाला, यानी कि कौन? सर्प या शिव जी के बारे में कहा गया है। अगला है मृगेंद्र, मृगों का इंद्र यानी कि सिंह। ठीक ऐसे ही घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, और वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्भुज, जिसे हम देख चुके हैं, 4 भुजाएं हैं यानी कि विष्णु। नेक्स्ट ऋषिकेश, वह जो ऋषि के ईश हैं अर्थात विष्णु। नेक्स्ट है श्रीश, वह जो श्री यानी कि लक्ष्मी के ईश हैं, और कौन? विष्णु। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पद्मनाभ, पद्म है जिसकी नाभि में अर्थात विष्णु। गरुड़ ध्वज, वह जिसके गरुड़ का ध्वज है अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, वह जिसके पाणी में चक्र है, विष्णु। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, वह अर्थात कौन? विष्णु। ठीक ऐसे ही दोस्तों आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है गोपाल, वह जो गौ पालन करे,
कौन? श्री कृष्ण। ठीक ऐसे ही मुरारी जो मुर यानी राक्षस के अरि शत्रु हैं और वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। नेक्स्ट है नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका और वो है शिव जी। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, शिव जी। शूल पाणी, शूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल है पाणी में जिसके और वो किसके है? वो है शिव जी के। आप देखते हैं फोटो में वो बैठी हुई जब मुद्रा में होते हैं तो त्रिशूल है साथ में। ठीक ऐसे ही त्रियंबक, त्रियंबक की यदि हम बात करते हैं तो जिनके 3 अंबाएं यानी माताएं हैं और वो हैं शिव। पंचानन, वह जिसके पंच आनन, मुंह में क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपने देखा कि पंच हैं, ठीक है, पंच आनन है, मुंह है अर्थात शिव। आशुतोष, वह जो शीघ्र खुश हो जाते हैं अर्थात शिव, शिव जी के लिए यूज किया गया है आशुतोष। तो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पर वर्क करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, सेट लगाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती चली जाए। आगे यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो सतीश, वह जो सती के ईश हैं। शिव चंद्रमौली, वह जिसके मौली पर चंद्र है अर्थात शिव। ठीक ऐसे ही आगे यदि हम बात करें तो अब आपको देखने मिल रहा है अनंग, वह जो बिना अंग का है अर्थात कामदेव। वीणा वादनी, वह जो वीणा का वादन करने वाली है अर्थात सरस्वती। वीणा पाड़ी, वह जिसके पाड़ी में वीणा है अर्थात सरस्वती। हंसासिनी, वह जो हंस के आसन वाली है अर्थात सरस्वती। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो अगला हमारा समास है द्विगु समास, और द्विगु समास के विषय में आपको पहले ही यहाँ पर सूचित कर दें कि द्विगु समास की जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद इसका प्रधान होता है। देखिए ये आपका एक एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है, इस कारण से आप यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे कुछ एग्जाम्पल है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है सप्त सिंधु। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं 7 सिंधुओं का समूह। इसमें यदि हम बात करें दोस्तों आपके लिए जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होने वाला है वो है चौराहा। ठीक है, चौराहा। तो चौराहा के विषय में सबसे पहले तो आपको बता दें कि चौराहा का जो विग्रह है वो क्या होगा? 4 राहों का समूह। देखिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी एक डेफिनेशन के तौर पर यदि हम नोट करें तो द्विगु समास की विशेषता क्या होगी? द्विगु समास की परिभाषा है या विशेषता है कि इसका जो पूर्व पद होता है, ठीक है, पूर्व पद 4 राहों का समूह। यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा है? 4 राहों का समूह। तो हमने देखा सबसे पहले हमें देखने मिल रहा है 4, जो कि क्या हो गया? आपका पूर्व पद संख्यावाचक हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि 4 फिर राहों का समूह। तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि या तो समूह शब्द आपको मिलेगा या समाहार देखने मिलेगा। ठीक है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको देखने मिलेगा समूह या समाहार। तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा एक संख्या और उसके बाद अंत में विग्रह करने पर समूह या समाहार की बात की जाएगी या उसका बोध होगा। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो हमें देखने मिलता है दोपहर, जो कि क्या है? 2 पहरों का समूह है। देखिए फिर से समूह मिल रहा है और साथ में दोपहर में फ्रंट में सबसे पहले आपका निकल करके आ रहा है 2 पहर, 2 जो कि क्या है? संख्या है। ठीक ऐसे ही चौराहा या त्रिलोक, त्रिलोक की बात करते हैं तो त्रिलोक में आ रहा है 3 लोकों का समाहार, जो कि आपका 3 की ओर इशारा करता है, यानी संख्या की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 आपका एक संख्या हो गया। नवरात्रि या नवरात्रि, तो यहाँ पर 9 रात्रियों का समूह। ठीक ऐसे ही सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। बात की जाए पंचमढ़ी की तो पंचमढ़ी भी यहाँ पर क्या है? 5 मणियों का समूह है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह हो गया। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, और तिरंगा, 3 रंगों का समूह या हम कह सकते हैं समाहार। तो हमें यहाँ पर जो मुख्य बिंदु देखने मिलता है वो ये कि भाई समूह या समाहार इसके विग्रह में देखने मिलेगा, और जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। इसके अलावा इसमें प्रधानता किसकी होती है? तो प्रधानता होती है उत्तर पद की। बात की जाए कुछ और एग्जाम्पल की दोस्तों तो यहाँ देखने मिलता है द्विगु यानी कि 2 गायों का समूह, द्विवेद यानी 2 वेदों का समूह, चतुर्वेद यानी 4 वेदों का समूह, द्विरंग 2 रंगों का समूह, दुपट्टा 2 पट्टों का समूह, और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है? तो वो है आपकी कि यहाँ आपको 1 से लेकर 9 तक के यदि किसी भी प्रकार का कोई भी एक आपको टर्म देखने मिल जाए, जैसे हमने देखा तिराहा या चौराहा, तो ये 1 से लेकर 9 तक की संख्या की बात की गई है, या सप्तऋषि या सप्ताह या नवरात्रि। तो आपने फिर से पाया कि 1 से लेकर के 9 तक की बात की गई। तो जब भी 1 से लेकर 9 तक की संख्या की बात होगी तो आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं कि गुंजाइश है यहाँ पर किस चीज़ की? यहाँ द्विगु समास हो जाने की। और इसके याद रखने के तरीके की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे द्विगु में फ्रंट में ही आपको द्वि मिल रहा है, जो कि खुद एक संख्या है 2। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात की जाए 9 के बाद की कि आखिर 9 के बाद यदि संख्या है तो क्या है? तो आपका यदि 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते हुए कोई संख्या का प्रश्न है तो वहाँ पर द्विगु समास होने की संभावना है। इसके अलावा यदि कुछ है तो वहाँ पर द्विगु की जगह में द्वंद्व होता है, जैसे 55, 5 और 50, 55।
ठीक है। 55 यदि लिखा हुआ है तो क्या होगा 5 और 50, जो कि अब क्या है, द्वंद्व समास है। क्यों है द्वंद्व समास, ये हम आगे जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप नोट कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 9 तक यदि डायरेक्ट मिलता है तो द्विगु है, या 10, 20, 30, 40 करते हुए यदि कुछ है या पूर्णांक संख्या है तो वहां पर आपका देखने मिलता है द्विगु समास। अगला प्रकार है दोस्तों द्वंद्व समास। आपको यहाँ पर बता दें द्वंद्व समास की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में हाइफन का चिन्ह देखने मिलता है। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। आपने देखा द्वा और द्वा, ठीक है, और बीच में आपको ये न मिला जो कि आपका एक चिन्ह के रूप में है, तो इसमें दोनों पद आपको प्रधान मिलने वाले हैं। आगे हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर है नमक मिर्च, थोड़ा बहुत गाय भैंस। आप देखेंगे इसमें बीच में आपको हाइफन मिल रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हाइफन मिले ही मिले, लेकिन हाँ हाइफन मिलता है। और जब आप इसका विग्रह करेंगे, ठीक है, समास का, तो आप पाएंगे कि विग्रह करने पर आपको और या अथवा ऐसे शब्द आपको देखने मिलेंगे। जैसे नमक मिर्च में नमक और मिर्च, थोड़ा बहुत में थोड़ा और बहुत, या अथवा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत, या थोड़ा या बहुत। इसके बाद गाय भैंस में गाय और भैंस। तो यहाँ पर आपका ये द्वंद्व समास का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली आपका क्लियर हो रहा होगा। आप इसे जरूर नोट डाउन करें। डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। आप एक परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं कि भाई ऐसे पद या ऐसा समास जहाँ पर आप पाएंगे कि दोनों पद कैसे हो, प्रधानता रखते हो, साथ ही साथ में बीचों बीच में हाइफन मिल रहा हो। संभवतः 99% चांस है कि हाइफन मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जब आप इसका विग्रह करें तो आपको और या अथवा जैसे शब्द देखने मिले, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आगे हम बात करें द्वंद्व समास के प्रकारों की, तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं। पहला इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व। आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो प्रकार हैं इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ चूंकि अब ऑनलाइन एग्जाम है और ऑनलाइन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो संभावना है कि इनके प्रकारों से भी प्रश्न हो सकता है। तो कहीं प्रकार से पूछ ना ले, इसीलिए हमें इसे पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। तो आपको इतरेत्तर के बारे में बता दें, इतरेत्तर द्वंद्व की जो विशेषता है वो ये है कि जब आप इसका विग्रह करते हैं तो आपको दोनों जो शब्द होंगे, दोनों जो पद होंगे, दोनों का अलग अलग अर्थ समझ में आएगा। दोनों एक साथ एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, मतलब इनमें मेल मिलाप ना होते हुए इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे और इनके बीच में और ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं नमक मिर्च, नमक और मिर्च, नमक का अलग है अपना अस्तित्व, मिर्च का अलग है, प्रधानता दोनों में है। ठीक ऐसे ही थोड़ा बहुत में आप पाएंगे, यानी वैकल्पिक में आप पाएंगे कि यहाँ थोड़ा बहुत का आपका क्या हो रहा है, थोड़ा अथवा बहुत, ठीक है। तो बीच में आपको विकल्प मिलेगा या अथवा जैसे। अभी हम इनके और भी एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। फिलहाल तो आप समझ लीजिए एक एक एग्जाम्पल। समाहार की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समाहार होगा आपका और बीच में मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा, यानी ये जो भी यहाँ शब्द होंगे वो आपको ग्रुप में मिलेंगे, समूह में मिलने वाली जो एक बोध है, जो आभास है, वो आपको यहाँ पर होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्रमशः एक एक से इनको लेकर के और कुछ एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है इतरेत्तर द्वंद्व। और इतरेत्तर द्वंद्व की यदि हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहला एक शब्द है सीताराम, सीता और राम, ठीक। ऐसे ही दाल रोटी, दाल और रोटी। इसके अलावा आयात निर्यात, आयात और निर्यात। आपको बता दें ज़रूरी नहीं है कि आपका इतरेत्तर या वैकल्पिक या समाहार करके प्रश्न बने। आपका प्रश्न डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, उसमें आपको अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। फिलहाल हम इसे टाइप के द्वारा भी समझ रहे हैं। आना जाना, आना और जाना, हानि लाभ, हानि और लाभ, माता पिता, माता और पिता। ऐसे ही भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, हर्षोल्लास, इसमें क्या है, हर्ष और उल्लास, ठीक। ऐसे ही श्वासोच्छ्वास यानी कि श्वास और उच्छ्वास। तो यहाँ पर आपका इतरेत्तर द्वंद्व कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैकल्पिक की। वैकल्पिक में थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा अथवा बहुत, न्यून अधिक, न्यून या अधिक या न्यून अथवा अधिक, ठीक। ऐसे ही ऊंच नीच, ऊंच अथवा नीच या ऊंच या नीच, नतोन्नत, नत अथवा उन्नत, हानि लाभ, हानि या लाभ, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। इसके बाद हम बात करते हैं समाहार द्वंद्व की। तो समाहार द्वंद्व में आपके सामने एग्जाम्पल है गाय भैंस का, गाय और भैंस, या इसके अलावा बाल बच्चे इत्यादि, रुपए पैसे या खेत खलिहान। तो ये सारी चीजें आपके ग्रुप की ओर लेकर के जाती हैं। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास भी कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास के विषय में आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हमें इसका उत्तर पद प्रधान मिलता है, साथ ही साथ में इसके पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य दोस्तों उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध देखने मिलता है।
आपको यहाँ पर बता दें कि इसका अगर एक प्रश्न कुछ इस हिसाब से भी आए कि कर्मधारय समास के प्रकार कितने होते हैं, तो कर्मधारय समास जो है दोस्तों इसके मुख्य तौर पर 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है उपमान उपमेय कर्मधारय समास, दूसरा है विशेषण विशेष कर्मधारय समास। इसकी जो पहचान होगी कि हम कैसे पहचानें कि उपमान उपमेय है या विशेषण विशेष है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो की पॉइंट है वो है के समान। यदि आपको के समान मिलता है तो यहाँ पर उपमान उपमेय कर्मधारय समास होगा। साथ ही साथ में यदि आपको है जो मिलता है तो वो आपका विशेषण विशेष कर्मधारय समास को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पर चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण। तो जब बात की जाए कमल के समान चरण, तो के समान आपका मिल रहा है उपमान उपमेय, यानी ये कौन सा आपका कर्मधारय समास है, तो ये है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। मोटे तौर पर हम कहें तो कर्मधारय समास की जो पहचान है वो है के समान और है जो। जब आप समास का विग्रह करें और उसके बीच में के समान या है जो जैसे शब्द आते हैं तो वहां पर कौन होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। लेकिन यदि एग्जामिनर हमसे और भी डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप बस इतना क्लियर रखिए कि उपमान उपमेय है तो वहां पर के समान, ठीक है, आपका विग्रह मिलेगा, और यदि विशेषण विशेष है वो तो वहां पर आपको है जो मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो कनक लता, यानी कि कनक की सी लता, ठीक है। नेक्स्ट है कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन। नेक्स्ट है प्राण प्रिय, यानी कि प्राण के समान या प्राणों के समान प्रिय। तो यहाँ जितने भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों सब के समान वाले हैं, यानी कि सब कौन है, उपमान उपमेय। ठीक, ऐसे ही आगे यदि हम बात करें तो हमें देखने मिलता है लाल मणि, यानी कि लाल है जो मणि। अब है जो शब्द आया यानी विशेषण विशेष हो गया। ठीक, ऐसे ही नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नेक्स्ट है महान है जो पुरुष, यानी कि महापुरुष। और इसके बाद हमें देखने मिलता है महादेव, यानी कि महान है जो देव। अगला है अधमरा, आधा है जो मरा, या परमानंद, यानी कि परम है जो आनंद। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पर बता दें कि चूंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो रही है वीडियो की, इस कारण से हम जो हमारे बचे हुए टाइप हैं अव्ययी भाव और साथ ही साथ में तत्पुरुष समास, उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हमने मुख्य तौर पर यह जाना कि समास होता क्या है, साथ ही साथ में समास का विलोम क्या है, इसके अलावा समासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, और समास के 6 प्रकारों में हमने सबसे पहले बहुब्रीहि को देखा। बहुब्रीहि की यदि हमने बात की तो हमने पाया कि वहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं और इशारा किसी तीसरे की ओर होता है, यानी कि प्रधानता किसी तीसरे की। एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा है जिसका उदर है, श्री गणेश। या दशानंद, 10 है आनंद जिसके। इसके बाद हमने देखा द्विगु समास, और द्विगु समास की सबसे बड़ी विशेषता थी उसके प्रारंभ में ही हमें हिंट मिला द्वि, यानी कि संख्या, संख्यावाचक होना। तिराहा, तिरंगा, त्रिकोण या चौराहा, या नवरात्रि या सप्ताह। ठीक, ऐसे ही इसके बाद हमने देखा द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में दोस्तों हमने पाया था कि इसकी सबसे बड़ी पहचान होगी इसके बीच में हाइफन का मिलना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइफन मिले ही मिले, जैसे धनुर्बाण, यानी कि धनुष और बाण, ठीक है, लेकिन इसके बीच में हाइफन नहीं है। जलवायु, जल और वायु, इसके बीच में भी हाइफन नहीं है। तो ऐसे ही कुछ अपवाद वाले क्वेश्चन भी हैं जिन्हें हम अपने पूरे समास के लास्ट में लेकर के आपके सामने आएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक, ऐसे इसके बाद हमने चर्चा करी द्वंद्व समास के प्रकारों की। तो द्वंद्व समास के प्रकार में हमने देखा कि 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और एक होता है समाहार द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व की पहचान थी कि वहाँ बीच में आपको और मिलेगा, वैकल्पिक की पहचान थी कि बीच में अथवा या मिलेगा, और इसके बाद समाहार में यह होगा कि आपका एक समूह की बात होगी और के साथ बीच में और होगा। फिर हमने देखा कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आपको विग्रह करने पर के समान या है जो मिलता है। इसके अलावा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, और साथ ही साथ में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध हमें देखने मिलता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर चर्चा होगी मुख्य तौर पर अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।